स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों के पैसे को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जी, रॉबर्ट कियोसाकी और शैरन लेक्चर की रिच डैड पुअर डैड। बिल्कुल। तो आज हम इसी किताब को थोड़ा गहराई से देखेंगे। इसकी कहानी क्या है, मुख्य विचार क्या हैं, ये इतनी सफल कैसे हुई, और हाँ, इस पर जो आपत्तियां उठी हैं, जो आलोचनाएं हुई हैं, उन पर भी बात करेंगे। सही कहा। हमारा मकसद यही है कि इसके सारे पहलू सामने रखें, समझें कि ये क्यों इतनी चली और क्यों इस पर इतने सवाल भी उठे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये किताब आई थी 1997 में। कहानी शुरू होती है दो पिताओं से। हाँ, एक पुअर डैड और एक रिच डैड। हाँ, पुअर डैड लेखक के अपने पिता थे, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, पर पैसों को लेकर हमेशा संघर्ष करते रहे। और रिच डैड वो उनके दोस्त के पिता थे, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे शायद, पर बिजनेस में बहुत कामयाब थे। बिल्कुल। और पूरी किताब इसी कॉन्ट्रास्ट पर है, कैसे रिच डैड ने लेखक को पैसे और निवेश के वो सबक सिखाए जो उनके अपने पिता या स्कूल नहीं सिखा पाए। और यहीं पर ये किताब थोड़ी पारंपरिक सोच को धक्का देती है ना? हाँ, वो अच्छा पढ़ो अच्छी नौकरी पाओ वाला जो रास्ता है जी, उसको ये सीधे चुनौती देती है। ये जोर देती है वित्तीय साक्षरता पर, फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसे की समझ। बिल्कुल। कियोसाकी का जो कोर आइडिया है वो है संपत्ति, यानी एसेट्स बनाना। ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें। हाँ, ना कि देनदारियां, मतलब लायबिलिटीज जो आपकी जेब से पैसा निकालें। ये बहुत बड़ा फर्क है उनकी सोच में। ये संपत्ति और देनदारी वाली बात तो सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि हम तो आमतौर पर घर वगैरह को संपत्ति ही मानते हैं। हाँ, और यहीं कियोसाकी का एक कह सकते हैं विवादास्पद पॉइंट आता है। वो कहते हैं कि अगर आपका घर आपके पैसे खर्च करवा रहा है, लोन, मेंटेनेंस, तो वो देनदारी है। जब तक वो किराया ना दे रहा हो या वैल्यू ना बढ़ा रहा हो। बिल्कुल। वो संपत्ति तभी बनेगा जब वो कैश फ्लो पॉजिटिव हो। इसी से जुड़ा एक और मॉडल वो बताते हैं। आप शायद कैश फ्लो क्वाड्रेंट की बात करी हैं, ESBI वाला। हाँ, वही। एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। और किताब कहती है कि असली दौलत और आजादी B और I क्वाड्रेंट में है। जी, क्योंकि बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर दूसरों के समय और पैसे का इस्तेमाल करके पैसिव इनकम बनाते हैं, जबकि E और S में आप खुद काम करके अपना समय बेचकर पैसा कमाते हैं, एक्टिव इनकम। सही। तो ये आइडियाज काफी लोगों को पसंद आए। इसकी सफलता तो देखिए, कमाल ही रही है। हाँ, आंकड़े क्या कहते हैं? देखिए, पहले तो ये सेल्फ पब्लिश हुई थी 1997 में, फिर वॉर्नर बुक्स ने इसे उठाया। अच्छा। और फिर तो बस दुनिया भर में लगभग 4 करोड़ कॉपियां बिकी, 51 से ज्यादा भाषाएं। बाप रे, 4 करोड़? हाँ, और न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट पर 6 साल से ज्यादा है। 6 साल। इसमें ओपरा विनफ्रे शो का भी हाथ था शायद। हाँ, बिल्कुल। ओपरा के शो पे आने के बाद तो इसकी पॉपुलैरिटी आसमान छू गई। लेकिन हर कोई इम्प्रेस नहीं हुआ। कुछ एक्सपर्ट्स ने तो इसे बहुत क्रिटिसाइज भी किया है। हाँ, आलोचनाएं भी बहुत जोरदार रही हैं। एक वित्तीय लेखक हैं, जॉन टी रीड। हाँ, सुना है मैंने। उन्होंने तो इसे बहुत ही बुरी, गलत और खतरनाक सलाह से भरा बताया है। खतरनाक क्यों? उनका कहना है कि इसमें तथ्यात्मक गलतियां हैं और ये रियल एस्टेट में बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा रिस्क लेने को बढ़ावा देती है। अच्छा, और भी कोई? हाँ, स्लैट मैगजीन के एक समीक्षक थे, रॉब वॉकर। उन्होंने इसे बकवास कहा। ओहो। उनका कहना था कि कियोसाकी के दावे अक्सर अस्पष्ट होते हैं और कहानी भी थोड़ी गढ़ी हुई सी लगती है। हाँ, वो रिच डैड असल में थे या नहीं, इस पर भी तो सवाल उठे थे काफी समय तक। बिल्कुल, बहुत सालों तक ये मिस्ट्री बनी रही। बाद में कियोसाकी ने बताया कि वो हवाई के एक होटल डेवलपर रिचर्ड किमी थे। अच्छा, तो वो असली व्यक्ति थे। हाँ, पर ये भी काफी देर से बताया गया। तो ये आलोचनाएं भी जरूरी हैं, दिखाती हैं कि किताब की सलाह को एकदम आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए। सलाह थोड़ी सामान्य है, प्रैक्टिकल बनाना मुश्किल। हाँ, कुछ लोगों के लिए, खासकर अगर आपके पास शुरू करने के लिए पैसा या अनुभव ना हो। तो एक तरफ इतनी आलोचना, दूसरी तरफ इतनी जबरदस्त कामयाबी, और कुछ बड़े नाम भी तो इसकी तारीफ करते हैं। हाँ, यही तो मजेदार है। जैसे विल स्मिथ, उन्होंने कहा कि अपने बेटे को पैसे के बारे में सिखाने के लिए उन्होंने ये किताब पढ़ाई। अच्छा। डेमन जॉन, जो शार्क टैंक वाले हैं, वो भी इसकी तारीफ करते हैं। और PBS ने भी तो अवार्ड दिया था कियोसाकी को। जी हाँ, 2005 में। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर भी उन्होंने किताबें लिखी। हाँ, ये भी है। तो इसने एक बहस तो जरूर छेड़ी है, लोगों को सोचने पे मजबूर किया है। निश्चित रूप से।
तो अगर हम समेटे तो रिच डैड पुअर डैड वित्तीय स्वतंत्रता पर जोर देती है, पारंपरिक सोच को चैलेंज करती है। संपत्ति बनाने की बात करती है। हाँ, इसने लाखों को प्रेरित किया, लेकिन इसकी सलाह कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी सही है, इस पर गंभीर सवाल भी हैं। तो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है सोच बदलने के लिए, पर शायद इसे ही सब कुछ मान लेना ठीक नहीं। बिल्कुल, इसे एक पर्सपेक्टिव की तरह देखना चाहिए शायद। ये पूरी चर्चा हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि पैसे को लेकर हमारे नजरिए कितने अलग-अलग हो सकते हैं और वो हमारे भविष्य को कैसे बना या बिगाड़ सकते हैं। सही बात। पारंपरिक रास्ता बनाम उद्यमिता और निवेश का रास्ता। और अब जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ लाते हैं। जी। आज की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। पारंपरिक नौकरियां शायद उतनी सुरक्षित नहीं रही जितनी पहले थी। हाँ, ये तो है। तो ऐसे में क्या अपनी वित्तीय सुरक्षा और आजादी के लिए कियोसाकी की तरह थोड़ा लीक से हटकर सोचना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है? इस पर जरूर सोचिएगा।